आज कक्षा 9 का पहला लेसन से स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री स्टार्ट है, इसमें भी 4 लेसन है, इसको देखेंगे। लिखा है पहला लेसन में, ये कक्षा 9 का है, याद रखिएगा, कक्षा 9 का, और चैप्टर 1 है, यानी कि अध्याय 1। इस अध्याय का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। देखिए ये वर्ड आया है पदार्थ, पदार्थ शब्द आया है। तो सबसे पहले पदार्थ के बारे में समझ लेंगे हम लोग कि पदार्थ होता क्या है। ठीक, पदार्थ हम लोग हेडिंग लगाएंगे और इसको समझेंगे। पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है और जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पदार्थ। ठीक ना। ऐसे ही बता सकते हैं कि पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। जैसे मान लो किसी चीज को बताना है कि सफेद है कि काला है, लाल है, तो हम लोग अपने ज्ञानेंद्रिय का उपयोग करते हैं। जैसे आंख से हम देख लिए, देख कर बता सकते हैं कि सफेद है कि क्या। ठीक, कलर को चूज करते हैं। कोई चीज गर्म है कि ठंडा है, त्वचा से पता करते हैं। तो ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। ठीक ना। ज्ञानेंद्रियों से हम लोग पदार्थों का अनुभव कर सकते हैं। ठीक, पदार्थ किसे कहते हैं? हो गया, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं। पहला है ठोस पदार्थ, और दूसरा है द्रव पदार्थ, दूसरा आपका द्रव पदार्थ, और तीसरा है गैस पदार्थ। ठीक, अब रह गई बात कि ठोस पदार्थ भाई क्या होता है। ठोस पदार्थ किसे कहते हैं? तो ठोस पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। तो इसका आकार और आयतन, आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इसका आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। कैसे पता कि निश्चित होता है? जैसे मान लीजिए कि ये ठोस है, मानकर चलते हैं और साबित करेंगे हम लोग कि ये ठोस है। जैसे मान लो कि ये जितना लंबा है, जितना बड़ा है, इसको हम जहां रखेंगे इसका आकार वैसा ही रहेगा, बदलेगा नहीं। कहीं भी रख दें, जैसा है वैसा ही, और जितने में है उतना स्थान घेर लेगा, तो वही उसका आयतन हो जाएगा। यानी कि निश्चित है, जहां उठा के रखेंगे वहां वो उतना स्थान घेरेगा, और जितना बड़ा है, जितना इसका आकार है, वो भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी निश्चित रहेगा। ठीक, ये हो गया ठोस। अब द्रव की बात करते हैं। द्रव पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक ना। आयतन निश्चित होता है मतलब मान लीजिए आयतन इसका निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, आकार अनिश्चित होता है। कैसे मालूम करेंगे? जैसे मान लीजिए कि एक लोटा में हम लोग 1 लीटर पानी ले लेते हैं। ठीक, तो वो लोटे के आकार का बन जाएगा पानी। फिर उस पानी को अब किसी गमले में रख देते हैं। 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी गमले में चला जाएगा, लेकिन उसका आकार बदल जाएगा, गमले की तरह हो जाएगा। ठीक ना। तो इसलिए आकार अनिश्चित हो जाता है और आयतन निश्चित होता है। ठीक, गैस की बात करें तो गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, दोनों निश्चित नहीं होता है। आकार और आयतन ये दोनों निश्चित नहीं होता है।
गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ठीक, तो ये तो हुआ शॉर्ट में। शॉर्ट में हम लोग जाने कि ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक, इसका डिफिनेशन चाहे तो इसी के माध्यम से लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे कहते हैं ठोस पदार्थ। द्रव पदार्थ को कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है तो उसे बोलते हैं द्रव पदार्थ। गैस पदार्थ में वे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित, मतलब निश्चित नहीं होता है, तो इसे हम लोग बोलेंगे गैस पदार्थ। अब हम लोग लिखेंगे पदार्थ किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन लिख लेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं। डिफिनेशन लिखे, पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है और जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। ठीक, पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है और जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। ठीक, पहला है ठोस, पहला ठोस अवस्था, दूसरा है द्रव अवस्था और तीसरा है गैस अवस्था। तो इस तरह से पदार्थ हुआ। अब ठोस, द्रव और गैस में हम लोग एक चीज और समझेंगे कि तीनों में अंतर क्या क्या होता है। तो पहला अंतर यह है कि ठोस पदार्थ का जो होता है आकार और आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, और गैस का आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है। दूसरा इसका अगर अंतर चाहेंगे बता सकते हैं हम लोग कि ठोस के जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं, ठीक ना, लेकिन द्रव के कण ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। पास पास का मतलब जैसे मान लो ठोस पदार्थ के कण है, कोई भी ठोस पदार्थ है उसके कण ऐसे पास पास होते हैं। ठीक, लेकिन द्रव के इसकी अपेक्षा कुछ दूर दूर तक होते हैं। द्रव के कण जो होते हैं ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, और गैस के जो कण है बहुत दूर दूर तक होते हैं। ठीक ना, गैस के कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर तक होते हैं। ठीक, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें आगे जब चलेंगे तो आएगा आपका, ये तो पदार्थ हुआ। देखिए इसके बाद हम लोग हिमीकरण पढ़ेंगे। हिमीकरण, हिमीकरण इसको हम लोग हिमायन भी बोलते हैं, हिमायन। और इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, देखो हिंदी से ज्यादा इंग्लिश समझने में आसान होता है। फ्रीज यानी कि जमना, ठीक ना,
हिमीकरण मतलब कोई भी द्रव पदार्थ को ठंडा किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, जमने लगता है। तो यही जमने की प्रक्रिया कहलाती है हिमीकरण या हिमायन। ठीक, तो इसका परिभाषा लिखेंगे कि हिमीकरण होता क्या है। लिखेंगे कि जब किसी द्रव पदार्थ को ठंडा किया जाता है तो वह ठोस पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया हिमीकरण या हिमायन कहलाती है। समझिए, एकदम सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे पानी है, पानी को अगर ठंडा करेंगे बर्फ बन जाता है। ठीक ना, यानी कि बर्फ ठोस पदार्थ है, पानी द्रव पदार्थ है। यानी कि द्रव किस में बदल जाता है ठंडा करने पर, ठोस पदार्थ में। तो यही क्रिया क्या कहलाती है, हिमीकरण। ठीक, और हिमीकरण के बाद एक हिमांक है। हिमीकरण और हिमांक में अंतर है। हिमांक किसे कहेंगे, तो एकदम आसान परिभाषा है इसका कि हिमीकरण की क्रिया जिस ताप पर होती है उस ताप को बोलते हैं हिमांक, या ऐसे ही बोल सकते हैं जब किसी द्रव पदार्थ को ठोस पदार्थ में जिस ताप पर बदला जाता है या जिस ताप पर द्रव पदार्थ ठोस पदार्थ में बदलता है उस ताप को बोलते हैं हिमीकरण। ठीक ना, सॉरी, उस ताप को बोलते हैं हिमांक। कैसे, देखिए हिमांक का परिभाषा, हिमांक एक ताप है। ताप समझिए, ताप दो तरह के होते हैं, ताप ठंडा भी होता है और गर्म भी होता है। ठीक ना, इसको भूलिएगा मत। ठीक, कैसे समझिए, जैसे जब हम लोग फ्रिज में किसी द्रव पदार्थ को रखते हैं तो समझिए कि फ्रिज ताप देता है, वो भी कैसा, ठंडा, तो जा करके वो बर्फ में बदलता है। ठीक, तो जिस ताप पर, ऐसे लिख सकते हैं, जिस ताप पर हिमीकरण की क्रिया होती है यानी कि जिस ताप पर कोई द्रव पदार्थ ठोस पदार्थ में बदलता है तो उस ताप को हिमांक कहते हैं। ठीक, हिमांक हो गया। इसके बाद आता है गलन। गलन को समझते हैं कि गलन क्या होता है।
गलन समझेंगे, गलन गलन समझिए। गलन का मतलब ऐसे ही समझ में आया कि गलना, ठीक ना। गलना यानी कि कोई भी ठोस पदार्थ अगर द्रव पदार्थ में बदलता है, ठीक ना। जब ठोस पदार्थ को द्रव पदार्थ में बदला जाता है तो यह क्रिया कहलाती है क्या? वो भी ठोस पदार्थ द्रव में कब बदलेगा? जब ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे, ठीक ना। जैसे लिखेंगे कि जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वह द्रव पदार्थ में बदल जाता है। यह क्रिया गलन कहलाती है। ठीक, कैसे समझिए। जैसे मान लीजिए एकदम उसी का उल्टा करेंगे हम लोग हिमीकरण का, ठीक ना। जैसे मान लीजिए हम बर्फ को ले लिए, बर्फ को ले लिए और इसको मैं क्या कर दिया? गर्म कर दिया। किस में बदल गया? द्रव में, यानी कि जल में, ठीक ना। यानी कि पानी हो जाएगा, पानी में बदल जाएगा, ठीक। तो ये बर्फ क्या है? ठोस। किस में बदल गया? द्रव में। द्रव, पानी एक द्रव है, ठीक। तो इस तरह से यह क्रिया कहलाएगी क्या? गलन। अब गलन के बाद एक गलनांक होता है। तो गलनांक क्या होता है कि जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ में बदल जाता है उस ताप को कहते हैं गलनांक। या गलन की क्रिया, यानी गलन की क्रिया जिस ताप पर होती है उस ताप को कहते हैं गलनांक। तो ऐसे भी लिख सकते हैं गलनांक का परिभाषा, लिखेंगे जिस ताप पर ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ में बदल जाता है तो उस ताप को गलनांक कहते हैं। ठीक, जैसे में सीधा सीधा है, बर्फ को अगर गर्म करेंगे तो पानी में बदलेगा, यानी कि बर्फ एक क्या है? ठोस पदार्थ है और पानी है द्रव पदार्थ। और ये गर्म कर रहे हैं, इसको ताप जो दे रहे हैं, जो भी ताप दे रहे हैं, इस ताप का नाम होगा गलनांक। ठीक, इसके बाद गलन गलनांक के बाद आगे चलेंगे हम लोग ऊर्ध्वपातन पे। ठीक, ऊर्ध्वपातन क्या होता है? इसमें देखिए ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। ठीक, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे, इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन। इसका एग्जाम्पल होता है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कपूर। ठीक, जैसे कपूर को आप रखेंगे, कपूर को, और जैसे ही इसको जलाएंगे तो द्रव में नहीं बदलेगा, डायरेक्ट जलेगा, ठीक ना। गैस अवस्था में सीधे परिवर्तित होगा। यानी कि अब कपूर के जगह मैं किसी लकड़ी को जलाना चालू करूं तो लकड़ी को जैसे ही जलाएंगे तो पहले द्रव में बदलेगा, यानी कि पहले पानी छोड़ता है जल, उसके बाद धीरे धीरे गैस में बदलता है, ठीक ना। तो वह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन नहीं है।
ऊर्ध्वपातन की क्रिया उसे बोलेंगे जिसमें कोई पदार्थ बिना द्रव में बदले। अगर किसी पदार्थ को हम लोग गर्म कर रहे हैं तो बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कपूर। ठीक ना। तो ऊर्ध्वपातन हम लोग पढ़ लेंगे, फिर शेष हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। पहले ऊर्ध्वपातन देख लेते हैं। ऊर्ध्वपातन लिखेंगे कि वह पदार्थ जिसे गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है। तो